बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट का, वो चैप्टर 16 है। और इसका नाम कंट्री रिस्क एनालिसिस है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। इसको तीन ऑब्जेक्टिव के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव, टू आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स बाय एमएनसीज टू मेजर अ कंट्री पॉलिटिकल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। मतलब कि इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो एमएनसीज हैं वो आइडेंटिफाई करेंगी कॉमन फैक्टर को। उस कॉमन फैक्टर के थ्रू हम मेजर करेंगे किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क इंडिविजुअली कैसे किए जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके हम कैसे कंट्री के रिस्क को मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि जब हम मेजर कर लेंगे कंट्री के रिस्क को, तो उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एमएनसीज उस इंफॉर्मेशन को जो उन्होंने कंट्री रिस्क को मेजर किया गया है उसकी बेस के ऊपर असेसमेंट करती हैं। उस असेसमेंट का मेन मकसद क्या होता है कि कोई भी एमएनसीज अपना जो डिसीजन है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है उसको कैसे वो कंटिन्यू कर सकती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जो कंट्री रिस्क एनालिसिस है ये क्या अहमियत रखता है। किसी भी कंट्री का जो भी इन्वायरमेंट होता है उसका एडवर्सली नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है किस चीज़ के ऊपर, किसी भी एमएनसीज के कैश फ्लो के ऊपर। क्योंकि जो कंट्री रिस्क होता है वो लीड कर रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसी कंट्री के इन्वायरमेंट का जो एडवर्स या नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने क्या नाम है कि कंट्री का रिस्क का जो एनालिसिस है वो करना ही करना है हर हाल के अंदर। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला मेन हमारे पास जो इसका मोटिव होता है वो ये होता है कि टू मॉनिटर कंट्रीज वेयर द एमएनसीज इज करंटली डूइंग बिजनेस। कि एमएनसी किसी भी कंट्री के अंदर जो अपना बिजनेस ऑलरेडी रन कर रही होती है उसको मॉनिटर करने के लिए हमें उसी कंट्री का जो रिस्क होता है उसको एनालाइज करना पड़ता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर जो मोटिव होता है वो हमारे पास ये होता है कि एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस टू अवॉइड कंडक्टिंग बिजनेस इन कंट्रीज विद एक्सेसिव रिस्क। मतलब कि अगर किसी कंट्री के अंदर जब हम उसका कंट्री रिस्क एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ह्यूज फॉर्म के अंदर है। तो फिर यही जो एनालिसिस होता है वो हमें बताता है कि हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर जो हमारे पास थर्ड मोटिव होता है वो हमारे पास ये होता है टू रिवाइज इट्स इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन इन लाइट ऑफ रिसेंट इवेंट। अगर इस कंट्री के अंदर जिसका हमने रिस्क एनालिसिस किया है वहाँ पे कोई करंटली ऐसा इवेंट हुआ है जो कि जिसकी वजह से जो हमारे पास रिस्क है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो ज़्यादा हाई हो चुका है, मतलब कि हमें उतना फायदा नहीं होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो खसारे या डेफिसिट के अंदर या फाइनेंसिंग डेफिसिट के अंदर या हमारा जो बेनिफिट है वो लॉस में जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस रिसेंट इवेंट की बेस के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमने दो चीज़ों को, जो पहला ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर हमने कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना था जो कि एमएनसीज आइडेंटिफाई करती है। वो कौन से दो हमारे पास मेजर टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, पहला हमारे पास पॉलिटिकल होता है और दूसरा सेक्टर होता है हमारे पास फाइनेंशियल। अब हम यहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर इन द होस्ट कंट्री। मतलब कि हमने एटीट्यूड देखना है कंज्यूमर का जिस कंट्री के अंदर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो सबसे पहले हमें ये कहता है कि सम कंज्यूमर आर वेरी लॉयल टू लोकली मैन्युफैक्चरिंग
प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखें तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर सिंपल वर्ड के अंदर हम ये कहें, टेंडेंसी ऑफ रेजिडेंट्स टू परचेज ओनली लोकली प्रोड्यूस गुड्स, मतलब कि जो हमारे पास वहाँ के जो रेजिडेंट्स होंगे वो बाहर की गुड्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वो यूज टू होंगे अपनी लोकली गुड्स का, और वो लायल होंगे अपने जो होम मेड गुड्स होंगी उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आता है वो इसका फैक्टर आता है वो एक्शन ऑफ होस्ट गवर्नमेंट, जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। कहता है द होस्ट गवर्नमेंट्स में इम्पोज स्पेशल रिक्वायरमेंट्स और टैक्सेस, restricts fund transfers and subsidize local firm. MNCs can also be hurt by a lack of restrictions such as failure to enforce copyright laws. कहता है कि जो हमारे पास होस्ट गवर्नमेंट होगी या जिस मुल्क के अंदर, जिस कंट्री में हम अपना बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, उसने क्या किया होगा कि उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होंगी बाहर के ममालिक से जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आएंगी, या जो एमएनसीज होंगी यहाँ पे अपना बिजनेस ऑपरेट करना चाहेंगी। तो कहता है उसमें से चंद ये क्या, चंद कुछ हम इसके अंदर बताई गई हैं, जैसा कि वो उसके अलावा भी कुछ कह सकता है कि पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, वो उसने ये अपने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी। फिर उसके बाद एडिशनल कारपोरेट टैक्सेस, टैक्सेस तो होते हैं, उसके अलावा कुछ एडिशनल बेस के ऊपर उसने टैक्सेस को इम्पोज किया गया होगा। फिर विद होल्ड टैक्स वो भी उसने लगाए होंगे। फिर उसने जो एक फंड को हम ट्रांसफर करते हैं ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क के ऊपर में, तो वहां भी उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होंगी। फिर वो क्या करेगा कि वो उसी जो गुड जो हम वहां पे उस मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करना चाह रही हैं उसकी कुछ ना कुछ सब्सिडी होगी उस मुल्क के अंदर अपने मुल्क के लोगों के लिए, तो जिसकी वजह से हम ये वहां पे एक ये भी हम कह सकते हैं कि फैक्टर है पॉलिटिकल सेक्टर में। फिर उसके बाद वो कहता है ब्लॉकेज ऑफ फंड ट्रांसफर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब हमने फंड को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो वो कहता है इसके ऊपर भी कुछ ब्लॉक जो होंगे। फिर उसके बाद कहता है कि सब्सिडीज विल हैव टू अंडरटेक प्रोजेक्ट दैट मे नॉट बी ऑप्टिमल फॉर द एमएनसीज। कहता है कि कुछ सब्सिडी दी गई होंगी, ठीक है, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो बेहतर नहीं होंगी, जिसकी वजह से वो कहता है कि एक ये भी हमारे पास फैक्टर आता है। फिर कहता है करेंसी इन कन्वर्टिबिलिटी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सम गवर्नमेंट डू नॉट अलाउ द होम करेंसी टू बी एक्सचेंज इनटू अदर करेंसीज। ठीक है, कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट होती हैं या कुछ ऐसे ममालिक जहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कभी भी लो नहीं करती, ठीक है, कि अपनी जो होम करेंसी को वो एक्सचेंज करें किसी दूसरी करेंसी में उस बिजनेस को रन करने के लिए। तो ऐसा एक ये भी फैक्टर आता है हमारा पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर में। फिर उसके बाद वो कहता है कि कुछ और भी फैक्टर होते हैं जैसा कि वार, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन। कहता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैटर्स और इवन द थ्रेट ऑफ वार कैन हैव डिवास्टिंग इफेक्ट्स। कहता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिस कंट्री के अंदर हम काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उस कंट्री का कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होगा किसी दूसरी कंट्री के साथ भी, जो कि अफेक्ट करेगा किस चीज के ऊपर, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर, जो कि जिनको हायर किया जाता है एमएनसीज की तरफ से, या कुछ सेल्स पीपल होते हैं, ये सारे के सारे एम्प्लॉई आते हैं, तो जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ हो रहा होता है। फिर उसके बाद कहता है ब्यूरोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो इन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी भी कुछ ममालिक के अंदर होती है। ठीक है, ये क्या करती है कि ये कॉम्प्लिकेट करती है बिजनेस को, ये डिले भी कर सकती है एमएनसीज की एफर्ट्स को। ठीक है, तो ये सारा कुछ ये कुछ के फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर्स के। कहता है लास्ट के ऊपर हमारे पास ये आता है ये जो करप्शन करप्शन का फैक्टर आता है, ये सबसे मेन फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस को देखने के लिए या किसी मुल्क के रूल एंड रेगुलेशन को जब देखा जाता है कोई भी एमएनसी अपना बिजनेस रन करने के लिए। कहता है करप्शन कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस और रिड्यूस रेवेन्यू। कहता है ये क्या होता है कि किसी भी जब फर्म के अंदर गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है यहाँ पे कि कहता है ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो सबसे पहले होती है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए कहता है कि क्या इस फैक्टर को देखने के लिए क्या किया जाता है
कि आपके पास एक करप्शन इंडेक्स, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखने के लिए उस इंडेक्स को हर साल कंटिन्यू किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी जो वैल्यू 10 आएगी, मतलब कि जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू हाई होगी, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो करप्शन है, या जो उस मुल्क की जो करप्शन है वो क्या है, वो कम है, ठीक है, वो लो है। अगर आपके पास वैल्यू इसकी जितनी कम आएगी, मतलब कि 1 से 10 तक रेंज होती है, ठीक है, ये इस इंडेक्स के अंदर जो करप्शन इंडेक्स रेटिंग होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि इसके अंदर हमारी जो रेंज होती है किसी भी मुल्क की जो करप्शन लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो 1 to 10 होती है। जो हमारे पास जितनी कम वैल्यू आएगी, इसका मतलब है कि उस मुल्क के अंदर जो करप्शन है वो ज्यादा है। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि अगर हमारी वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पे उसकी क्या है, उस मुल्क की जो करप्शन है वो हाईएस्ट है। अगर हमारे पास वैल्यू 10 आई है, तो वो सबसे लोएस्ट करप्शन को कंसीडर करता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 10, मैक्सिमम रेटिंग इक्वल टू 10, हाई रेटिंग्स इंडिकेट लो करप्शन। अब यहाँ पे देखें, फिनलैंड की जो करप्शन की इंडेक्स रेटिंग है वो 9.7 है, और इसी तरह अगर हम इंडिया की देखें तो वो 2.8 है। तो फिनलैंड के अंदर जो करप्शन है वो कम है, वैल्यू हाई। जब वैल्यू हाई है तो वो इंडिकेट कर रही है लो करप्शन को, और अगर हमारे पास वैल्यू लो है तो वो इंडिकेट कर रही है किस चीज को, हाई करप्शन को। फिर आगे चलते हैं। अब अगला ये थे हमारे पास पॉलिटिकल सेक्टर या पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर थे जो हमने पहले पढ़े। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर आते हैं। इसमें मेन चीज किस चीज को लिया जाता है, यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर्स लिए जाते हैं किस चीज के, इकोनॉमिक ग्रोथ। कहता है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास एक मोटिव आता है या जो एक स्टेटमेंट आती है वो ये आती है कि द करंट एंड पोटेंशियल स्टेट ऑफ अ कंट्री इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट सिंस अ रिसेशन कैन severely रिड्यूस डिमांड। कहता है कि जो रिसेशन आ जाता है किसी भी मुल्क के अंदर, वो क्या कर सकता है कि वो वहां पे जो भी काम हो रहा होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है, उसको काम करता है। सबसे पहले हमने देखना क्या है कि रिसेशन है क्या। कहता है सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी that last more than a few months and affect the entire economy। अब इसके अंदर क्या होता है, लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाते हैं। या एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, 1971 का अगर देखें तो आयल सेशन आया था, स्टीप इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस हो गया था। इसने क्या किया कि लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो जब लोग डिमांड ही नहीं थे कर रहे, लोगों का जो बिजनेस सेटअप थे वो फ्लॉप होना शुरू हो गए, तो उसके रिस्पांस में क्या हुआ कि राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद वो बात करता है अ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन अ सेवरल फाइनेंशियल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन। कहता है कि जितना हमारे पास हायर इंटरेस्ट रेट होगा, वो टेंड करेगा टू स्लो ग्रोथ एंड रिड्यूस डिमांड फॉर एमएनसी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर हमारे पास इन्फ्लेशन की वो बात करता है, तो कहता है इन्फ्लेशन कैन इफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड देयर डिमांड फॉर एमएनसी गुड्स। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, और लोग जो चीज़ों की डिमांड है वो कम से कम करना स्टार्ट कर देंगे। अब आगे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास अब हमने रिस्क की असेसमेंट करनी है। कहता है इसके दो हमारे पास ना आते हैं मेथड। कहता है कि जो सबसे पहले आता है वो मैक्रो असेसमेंट आता है, और फिर माइक्रो असेसमेंट आता है। मैक्रो असेसमेंट में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये ओवरऑल रिस्क असेसमेंट ऑफ अ कंट्री, जिसके अंदर हम कंसीडर नहीं करते किसी भी एमएनसी बिजनेस को। जितने भी वेरिएबल होते हैं वो कंट्री रिस्क के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन सबको यहाँ पे लिया जाता है, सिवाय इसके कि हम किसी भी एमएनसी बिजनेस को मैक्रो असेसमेंट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। कहता है फिर सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास आते हैं माइक्रो असेसमेंट। कहता है ये जो माइक्रो असेसमेंट
किसी भी कंट्री का जो रिस्क होता है, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से किया जाता है कि इसके अंदर हम एमएनसी टाइप ऑफ बिजनेस को कंसीडर किया जाता है, उसकी असेसमेंट को देखा जाता है। द ओवरऑल असेसमेंट दस कंसिस्ट ऑफ मैक्रो पॉलिटिकल रिस्क, मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, मैक्रो पॉलिटिकल रिस्क एंड माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ कंट्री रिस्क असेसमेंट को जब हमने आगे देखना होता है, तो इसके अंदर हमारे पास, इसको करने से पहले हमारे पास डिफरेंट सेटअप आते हैं।